हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन विद अनदर वीडियो। तो गाइज़, आज का जो मेरा टॉपिक है वो थिंकर्स पे है और हर्बर्ट साइमन कवर करेंगे आज हम। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हर्बर्ट साइमन के बारे में क्या है, ये बिहेवियरलिस्ट है जो डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ और फाउंडिंग फिगर है किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फर्स्ट स्टडी जो इनकी थी वो डिसीजन मेकिंग में थी, जो बाद में बाउंड्री रैशनैलिटी एक थ्योरी बन गई थी बाउंड्री रैशनैलिटी पे। और इस डिसीजन मेकिंग पे इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ का 1978 में। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन के बारे में हमने ये पढ़ा 1906 से 2001 तक ही एक्टिव थे। बिहेवियरलिस्ट हैं, फाउंडिंग फिगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और फर्स्ट स्टडी इनकी क्या, डिसीजन मेकिंग पे, जो कि बाद में नोबेल प्राइज़ मिला था इनको 1978 में। और इन्फ्लुएंस हुए थे इनका किस का प्रभाव पड़ा था इन पर। एमपी फॉलेट का एक आइडिया था ग्रुप डायनेमिक इन ऑर्गेनाइजेशन पे। ग्रुप डायनेमिक इन ऑर्गेनाइजेशन ये एक आइडिया था एमपी फॉलेट का। इस वाले आइडिया का साइमन पे प्रभाव पड़ा था। ह्यूमन रेशनल अप्रोच जो एल्टन मयो की थी और बाकी भी उनके साथ ऐड थे। तो इन शॉर्ट ह्यूमन रेशनल अप्रोच का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। और थर्ड है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, किसका ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव किसका पड़ा था, बर्नार्ड का। और बर्नार्ड की किस बुक का पड़ा था, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो कि 1938 में लिखी थी। इस बुक का ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा था, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ा था। इनके डॉक्टरल डेजर्टेशन है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में। और ये जो डेजर्टेशन है ना, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क है पोल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट पे। ठीक है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट, जो भी ज़्यादा टॉप 10 में आता है उनमें इनका वर्क भी आता है साइमन का। अब इनकी कुछ पब्लिकेशंस हैं। पब्लिकेशंस में जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन है 1958 में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है 1950 में, जो कि स्मिथबर्ग और थॉमसन के साथ लिखी थी। थर्ड है फंडामेंटल रिसर्च इन ऑर्गेनाइजेशन 1953 में। फोर्थ है ए न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन 1960। शेप ऑफ ऑटोमेशन 1965। ये जो शेप ऑफ ऑटोमेशन है ना, ये प्रसाद बुक में 1960 है। लेकिन मोस्ट ऑथेंटिकेटिव बुक जो है वो हमारे पास कौन सी है, लक्ष्मीकांत की। इसलिए हम लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे। और लक्ष्मीकांत में 1960 दे रखा है, सॉरी 1965 दे रखा है। शेप ऑफ ऑटोमेशन की 1960 तो प्रसाद में है। तो अभी फ़िलहाल यही इस बुक को आप इसी वाली डेट को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में 1965 ही है। फिर आता है हमारे पास साइंस ऑफ आर्टिफिशियल 1969। ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग 1972, जो न्यूवेल के साथ मिलकर लिखी थी। और द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946। फिर हम चलते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इनका एक वर्क था एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसमें इन्होंने क्या क्या बोला, इसमें इन्होंने बोला कि डिसीजन मेकिंग क्या है, एक सेंट्रल थीम है किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। प्रीमाइसिस से एक सेंट्रल थीम क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का। और इन्होंने इक्वेट किया एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन मेकिंग के साथ, और ज़्यादा इम्फेसाइज किया कि कैसे डिसीजन को बनाया जाए और कैसे उसको इफेक्टिवली लाया जाए। तो इनका ज़्यादा किस पे था, डिसीजन मेकिंग पे था। और डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली बनाने के लिए इनके ज़्यादा प्रोसीजर से ज़्यादा इम्फेसाइज उन्होंने इसी पे किया। फिर आता है डिसीजन मेकिंग एज द अल्टरनेटिव टू द प्रिंसिपल अप्रोच। हमने प्रिंसिपल अप्रोच पढ़ी थी क्लासिकल थ्योरी में। तो क्लासिकल थ्योरी वालों ने प्रिंसिपल अप्रोच को ज़्यादा फॉलो किया था, प्रिंसिपल कर रहे थे। और उन्हीं प्रिंसिपल्स को हर्बर्ट साइमन ने प्रोवर्ब बोला, मिथ्स बोला, स्लोगन बोला, फॉल्स बोला, ठीक है, सब कुछ बोला था, क्रिटिसाइज़ किया था। तो वैसे ही डिसीजन मेकिंग क्या एक अल्टरनेटिव है किसका, प्रिंसिपल अप्रोच का। और प्रिंसिपल अप्रोच क्या थी, ट्रेडिशनलिस्टिक थी, क्लासिकल अप्रोच थी, पुरानी घिसी पिटी अप्रोच थी। फिर आता है रेकमेंड किया था इन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच, कि भाई एक साइंटिफिकली प्रूव अप्रोच होनी चाहिए। और कंसीडर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी और इकॉनमी होनी चाहिए। और इनकी जो थ्योरी है वो बेस्ड है लॉजिकल पॉजिटिविज्म में। डिसीजन मेकिंग क्या है, कोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म किसकी थ्योरी है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये है लॉजिकल पॉजिटिविज्म हर्बर्ट साइमन की। और किसने कहा था कि जो एक और है हमारे पास उमापति करके आते हैं, यूएन उमापति। उन्होंने बोला था कि हर्बर्ट साइमन की जो अप्रोच है ना वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है। तो इनका नाम भी याद रखना, यूएन उमापति। उमापति ने ही कहा था लॉजिकल पॉजिटिविज्म इनकी अप्रोच है। फिर था डिस्प्रूव किया था पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी को। और ये डाइकॉटमी किसने दिया था, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। ठीक है, तो इन्होंने डिसअप्रूव किया था पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी को। और बोला था कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल प्रीमाइसिस, फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए साइंस, ऐसा बोला था। अब हमारे पास आता है स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। स्टेजेस में क्या क्या आता है, फर्स्ट स्टेज आती है इंटेलिजेंस, डिज़ाइन और चॉइस, तीन स्टेजेस हैं, आईडीसी।
तो आईडीसी में इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस में क्या है, फाइंड करना ओकेजन को, किसी भी काम को शुरू करने के लिए, किसी को कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमारे पास ओकेजन होना चाहिए। तो ओकेजन को फाइंड करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं इस चीज़ को फाइंड आउट करने में, फिर उतना ही टाइम इसको भी लगा देते हैं डिज़ाइन बनाने में। डेवलप करना मोर ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है, फिर आइडेंटिफाई करना, फिर एनालाइज करना ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव, हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव पॉसिबल है उन सभी में से सिलेक्ट करके एक डिज़ाइन बनाना, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इन दोनों में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर अच्छा था हमारे पास चॉइस, तो चॉइस में क्या है, चूज़ ही करना है। तो चूज़ एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी में क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटिव आते हैं और अपने जो कम टाइम लगता है उनको और सिलेक्ट कर देते हैं अल्टरनेटिव को। ठीक है, तो इसमें कम टाइम लगता है, इसमें पकी पकाई खिचड़ी होती है, बस उसी को सिलेक्ट करना होता है। और इन्होंने बोला था कि एक्सक्लूड करो वैल्यू जजमेंट को और कंसंट्रेट करो फैक्ट्स पे, फैक्ट्स को लाओ, वैल्यू को जजमेंट को एक्सक्लूड बाहर रख लो। इन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्या है, एक साइंस है जो कंसर्न है फैक्चुअल स्टेटमेंट के साथ, फैक्ट पे बेस्ड है, और यहाँ पे एथिकल वैल्यू स्टेटमेंट की कोई जगह नहीं है। एवरी डिसीजन कंसिस्ट ऑफ लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट एंड वैल्यू प्रीपोजिशन। ठीक है, फैक्ट और वैल्यू प्रीपोजिशन का कॉम्पोजिशन है। एक फैक्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी और इंडिकेटिंग द एग्जिस्टिंग डीड, हमारी डीड्स क्या, हमारी ज़रूरतें क्या, हमारी स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है, उन्हीं को दर्शाती है। फैक्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी है। और फिर इनका एक कॉन्सेप्ट आता था हमारे पास रैशनैलिटी का। रैशनैलिटी में इन्होंने ये बोला, रैशनैलिटी है कि हमारे पास रैशनैलिटी ये शो करती है कि कैसे सेलेक्ट किया जाए बिहेवियर अल्टरनेटिव को, हमारे पास जो पॉसिबल अल्टरनेटिव है उनमें से कैसे किसी चीज़ को सिलेक्ट किया जाए और अपने मीन्स एंड मतलब कि साधन से गोल तक पहुंचने के रास्ते को तय करना। तो इन्होंने बताया था जो रैशनैलिटी है वो 6 टाइप की है। एक है ऑब्जेक्टिवली रैशनल। ऑब्जेक्टिवली रैशनल में क्या है कि करेक्ट बिहेवियर होना चाहिए, मतलब हमारे पास एक गिवन सिचुएशन, एक ऑब्जेक्टिव तय होना चाहिए, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिवली रैशनल है। सेकेंड बोला था सब्जेक्टिवली रैशनल, इसने बोला था मैक्सिमाइज अटेनमेंट रिलेटिव टू द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। थर्ड में कॉन्शियसली रैशनल, मतलब हमें अवेयर होना चाहिए कैसे मीन्स टू एंड, अपने एंड ये वाला एंड नहीं, ये वाला एंड है गोल वाला एंड, गोल्स, कि कैसे हमें अपने गोल्स तक पहुंचना है, उसके लिए हमें कॉन्शियस अप्रोच यूज़ करनी है, एक कॉन्शियस पर्पस होना चाहिए, अवेयर होने चाहिए। डेलिबरेटली रैशनल में बोला था एडजस्टमेंट ऑफ मीन्स टू एंड हैज़ बिन डेलिबरेटली ब्रॉट होना चाहिए, डेलिबरेट एक इंटेंशनली होना चाहिए। और फिफ्थ में बोला था ऑर्गेनाइजेशनल रैशनल, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड है, और पर्सनली रैशनल जो कि इंडिविजुअल के गोल से रिलेटेड है। ठीक है, ये 6 आते हैं कभी कभी, और ये मैचिंग में भी क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव वाली में हमारे पास गिवन सिचुएशन होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सब्जेक्टिव वाली में हमें नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। कॉन्शियसली में नाम से क्लियर है, कॉन्शियस होना है। डेलिबरेटिव में भी नाम से क्लियर है, डेलिबरेटिव होना है। ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल भी इंडिविजुअल का गोल है। Simon believed that human behavior is neither total rational nor total irrational. It involves bounded rationality. Bounded क्या होता है, लिमिटेड है, लिमिटेड रैशनल रहना है। साइमन का ये बिलीव था ना तो ह्यूमन बींग ना तो ज़्यादा रैशनल हो सकता है, ना तो टोटली नॉन रैशनल हो सकता है, इसको उसको बीच का रास्ता अपनाना है, दैट इज बाउंडेड रैशनलिटी, एक लिमिटेड होना है। और इन्होंने रिजेक्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन विच वाज बेस्ड ऑन द टोटल रैशनलिटी। ऑप्टिमाइजिंग जो था ना, ऑप्टिमम, एक ऑप्टिमम रैशनल था, वो टोटल रैशनलिटी पे बेस्ड था, बट हमें क्या करना है, बाउंडेड रैशनलिटी रहना है। तो इसलिए ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन को तो इन्होंने रिजेक्ट ही करना है। जब इन्होंने कॉन्सेप्ट ही बाउंडेड रैशनलिटी का दिया, लिमिटेड रैशनलिटी का दिया, तो टोटल रैशनल तो हो ही नहीं सकते। गिव द आइडिया ऑफ सेटिस्फाइजिंग, इन्होंने सेटिस्फाइजिंग का आइडिया दिया, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसमें सेटिस्फेक्शन भी हो, चॉइस ऑफ कोर्स में सेटिस्फेक्शन भी हो और सुफाइज भी हो, वो एटलीस्ट गुड इनफ हो। ठीक है, इन दोनों का कॉम्पोजिशन करके इन्होंने बोला सेटिस्फाइजिंग, हमारे पास जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव आएगा वो सेटिस्फाइजिंग आना चाहिए, जिसमें सेटिस्फेक्शन भी हो और वो सुफाइज भी हो, मैक्सिमम भी हो। फिर इनके जो डिसीजन है वो एक आता है प्रोग्राम्ड डिसीजन, एक आता है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। प्रोग्राम्ड डिसीजन क्या है, नाम से लग रहा है प्रोग्राम्ड है, मतलब कि फिक्स्ड होगा, और नॉन प्रोग्राम नॉन फिक्स्ड होगा। प्रोग्राम वाला क्या है, रेपिटेटिव एंड रूटीन है, जो लगातार सदियों से चला आ रहा है प्रोग्राम। और ये क्या है, नोवल है और अनस्ट्रक्चर्ड है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये डेफिनेट प्रोसीजर से चलता है, इसमें नो कट एंड ड्राइड मेथड नहीं है। नो कट एंड ड्राइड मेथड कौन सी अप्रोच होती है जिसमें कि क्लियर सॉरी मतलब कि इसमें क्लियर और डेफिनेट पर्पस नहीं है, कोई डेफिनेट और क्लियर पर्पस नहीं है। ये इसमें इस्टेब्लिश है प्रैक्टिसेस जो पहले से चली आ रही हैं, पर प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स, ये डिजर्व करता है कस्टम टेलर ट्रीटमेंट। और कस्टम टेलर ट्रीटमेंट क्या है, चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, उसको अल्टर किया जा सकता है, एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसको अल्टर किया जा सकता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही ये नाम से क्लियर हो रहा था प्रोटीन नहीं सॉरी प्रोग्राम्ड है, जिसमें रेपिटेटिव है, रूटीन है,
डेफिनेट प्रोसीजर से चलता आ रहा है और इस्टेब्लिश है, कुछ प्रैक्टिसेस इसमें इस्टेब्लिश हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ड्राइड मेथड है, नो कट एंड ड्राइड मेथड, मतलब इसमें कोई क्लियर और डेफिनेट प्रोसीजर नहीं है। एक कस्टम टेलर ट्रीटमेंट है, इसको चेंज किया जा सकता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और मेजर डिफरेंस इसने क्या बताया प्रोग्राम्ड वाले में, कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द अल्टरनेटिव थ्रू रूटीन्स और स्ट्रैटेजीज। मेजर डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्ड वाले में ना ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करता है, एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है जिसमें रूटीन और स्ट्रैटेजी होती है। और नॉन प्रोग्राम्ड वाले में क्या होता है, उसमें पैरामीटर दिए जाते हैं कि भाई खुद सर्च करो अपने प्रोसीजर, जैसे कैसे मर्जी काम करो, अपने प्रोसीजर को यूज़ करो। यहाँ पे फिक्स प्रोसीजर होते हैं हमारे पास। अब साइमन के कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस दिया था जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल था, एक जोन ऑफ एक्सेप्टेंस दिया था। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है कि जो भी अथॉरिटी है ना वो एक जोन में रह के ही सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लो एक ऑफिस का टाइम सुबह से 10 से 5 तक है ना, तो सुबह 10 से 5 तक ही उस ऑफिस के ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, 6 बजे उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाएगा। इससे जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, उस जोन में ही उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाएगा। एक आता है ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टीज़, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना लॉयल हैं हम। थर्ड आता है, लास्ट है ग्रेशम्स लॉ ऑफ प्लानिंग, जो कि मार्च एंड साइमन ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रेशम्स लॉ ऑफ प्लानिंग। अब ये ग्रेशम्स लॉ ऑफ प्लानिंग है क्या, इसमें क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों चीज़ों के लिए, मतलब रूटीन एक्टिविटी भी करता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी एडमिनिस्ट्रेटर को ही करना पड़ता है। ठीक है, मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को समझा रही हूँ। ग्रेशम्स लॉ ऑफ प्लानिंग क्या कहता है कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव वो रिस्पॉन्सिबल है क्या, किस चीज़ में, रूटीन एक्टिविटी भी करेंगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अवॉइड कर देते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना अपने रूटीन एक्टिविटी में, जो रोज़ सुबह से 5 तक काम करना है, हर दिन ऑफिस में काम करना है, और उस काम के लिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को स्किप कर देते हैं। तो वो पोस्टपोन कर जाते हैं, और इसी चीज़ को बोलते हैं कि ग्रेशम्स लॉ ऑफ प्लानिंग, के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम डिवोट कर देते हैं रूटीन एक्टिविटी में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अवॉइड कर देते हैं। दैट इज़ ग्रेशम्स लॉ ऑफ प्लानिंग, जो कि मार्च एंड साइमन दोनों ने दिया था। हमने इनकी जो टेक्निक्स पढ़ी थी ना प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड में, उसमें भी हमारे पास 2 टाइप की आती हैं। एक आती है ट्रेडिशनल टेक्निक, एक आती है मॉडर्न टेक्निक। तो इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, नाम से क्लियर हो जाएगा। जो ट्रेडिशनल है तो मतलब पुरानी, ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी होगी, तो मॉडर्न में कुछ नई चीज़ें आ गई होंगी। जैसे ट्रेडिशनल में क्या हैबिट है, हमारी पुरानी हैबिट है, क्लरिकल रूटीन है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, कॉमन एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब हो जाता है ट्रेडिशनल में। और मॉडर्न में क्या है, ये हम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, टेक्निक ऑफ प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम। प्रोग्राम्ड वाला भी हमारे पास 2 में है, एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल में है जैसे हमारी आदत क्या है, क्लरिकल रूटीन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कॉमन एक्सपेक्टेशन से एंड ऑल। और मॉडर्न टेक्निक में क्या है, ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिकल एनालिसिस टूल, कंप्यूटर को यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर करना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही छोटा छोटा लिख दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ये सारी मॉडर्न में आ जाएगा। और नॉन प्रोग्राम में क्या है, नॉन प्रोग्राम में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, जजमेंट के बेसिस पे, इंट्यूशन, हमारे अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, क्रिएटिविटी क्या है, रूल ऑफ थंब, पुराने घिसे पीटे मेथड, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, पहले सिलेक्ट करो फिर ट्रेन करो एग्जीक्यूटिव को, ये हो जाएगा ट्रेडिशनल में। और मॉडर्न में क्या, एक ह्यूरिस्टिक, एक ओवरऑल, एक बड़े लेवल की अप्रोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ट्रेनिंग ह्यूमन डिसीजन मेकर के लिए ट्रेनिंग देनी है, कंस्ट्रक्ट करना है ह्यूरिस्टिक कंप्यूटर प्रोग्राम को। ठीक है, फिर था क्रिटिसिज्म। अब इस चीज़ का ना क्रिटिसाइज़ भी किया गया। क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया, सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रिटिक्स के कौन थे, इनके बर्नार्ड थे। बर्नार्ड की बुक से इन्फ्लुएंस भी हुए थे, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी पड़ा था, लेकिन बर्नार्ड ने इन्हीं को क्रिटिसाइज़ किया। बोला कि वाइल अप्रिशिएटिंग दैट इट वाज फर्स्ट गुड बुक ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ही कमेंटेड दैट साइमन वाज ट्राइंग टू प्रोवाइड फिजिक्स एट द सेम टाइम ही वाज ट्राइंग टू सॉल्व द रिडल ऑफ द यूनिवर्स। एक तो बोल रहे हैं कि साइमन ना क्या करे, कमेंट कर रहे हैं इन्होंने साइमन के लिए, बोला कि साइमन ट्राई कर रहे हैं कि भाई वो प्रोड्यूस करें फिजिक्स, और एक ही सेम टाइम पर वो ये सोच रहे हैं कि वो यूनिवर्स की जो भी रिडल्स हैं ना पहेली, उनको सुलझाएं। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ करते हुए साइमन को बोला, और इन्होंने थोड़ा ज़ोरदार क्रिटिसाइज़ किया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो इनका 4 इसमें क्रिटिसिज्म है। पहले तो इन्होंने बोला था 4 एस्पेक्ट में क्रिटिसिज्म है। एक तो ये बोला कि ये फिजिक्स को डेवलप कर रहे हैं और साथ ही साथ में यूनिवर्स की पहेलियों को भी सुलझा रहे हैं। और फिर इन्होंने बोला इट वॉज इनकन्सिस्टेंट इन इट्स यूज़ फॉर द टर्म रैशनल एंड एफिशिएंट, कि ये एक इनकन्सिस्टेंट थे, जो इन्होंने टर्म यूज़ किए हैं बार बार, रैशनल और एफिशिएंट, उस टर्म को डिफाइन करने में ही इनकन्सिस्टेंट थे। सेकेंड बोला अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मोस्ट डिसीजन, इनके बहुत सारे मोस्ट डिसीजन में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। थर्ड में बोला
डिड नॉट पे सफिशिएंट अटेंशन टू द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कम्युनिकेशन को ज़्यादा एक सफिशिएंट अटेंशन नहीं दिया है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, भाई कैसा कम्युनिकेशन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उस चीज़ पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। फोर्थ में बोला है डिड नॉट टेक पॉलिटिकली न्यूट्रल स्टैंड। इन्होंने पॉलिटिकली न्यूट्रल स्टैंड नहीं लिया। और साइमन का जो इफेक्ट है, साइमन्स एफर्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ वैल्यू फ्री साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज, साइमन की एफर्ट को उन्होंने कंस्ट्रक्ट करना था ना एक वैल्यू फ्री साइंस को, तो उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया किसने, नॉर्टन ई लॉन्ग ने। इन्होंने, साइमन ने बोला था ना कि वैल्यू जजमेंट को हटा दो, उसकी जगह फैक्ट लाओ। तो फैक्ट लाने के लिए और वैल्यू जजमेंट को हटाने के लिए जो एफर्ट था, उस एफर्ट को क्रिटिसाइज किया नॉर्टन ई लॉन्ग ने। समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा। एक्चुअली मैंने थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल दिया, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, पर चलो कोई नहीं, इसके लिए सॉरी। आप लोग वीडियो की स्पीड कम करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।